Yes, now we shall study, the explore, we will learn how do we रेस्पायर, हम किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है इसका रूट वर्ड है रेस्पायर, RESPIRE, रेस्पायर। ओके, रेस्पायर से बना रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, ये है, फूड का ब्रेक डाउन होगा और फिर उससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, एनर्जी का कौन सा फॉर्म होगा? एटीपी। ठीक है, अब एटीपी क्या होता है इसको हम बड़े डिटेल से समझते हैं। एटीपी देखो, ये आ गया आपका एटीपी। क्या है एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। जितने भी सेलुलर प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स अपनी प्रोसेस करती हैं फूड के, जो डाइजेस्टेड फूड को एजिमुलेट करने के लिए, एजिमुलेशन के लिए। ठीक है, उसमें ओटीपी क्या होता है? एक करेंसी काम होता है, एनर्जी करेंसी है। क्या है? एनर्जी करेंसी है। इंडियन करेंसी नहीं है, एनर्जी करेंसी है। क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, और वो एनर्जी क्या है? करेंसी एक तरह की। ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इज यूज टू मेक एन एटीपी मोलिक्यूल। तो उसका यूज किस में होता है? एक एटीपी मोलिक्यूल बनाने में। किससे? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और एडीपी से एटीपी मोलिक्यूल बनता है। तो ए फॉर एटीपी और ए फॉर एडीपी। तो एडीपी के साथ भी आएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो उसका इस तरह से आप समझिए, एडीपी है प्लस फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है ये। तो इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी, ये जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप किस तरह दिखाओगे? ए डी पी, फिर आप यहाँ लिखोगे फॉस्फेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस को क्या बना रहा है? एटीपी। एटीपी मोलिक्यूल बना रहा है ये। तो आप इस तरह से आपको लिखना आसानी से। देखो इधर तो जाएगा ए डी पी, प्लस में आ जाएगा फॉस्फेट, और इक्वेशन के इधर आप ऊपर लिख दोगे एनर्जी। ठीक है, इधर लिख दोगे ए डी पी, फिर प्रोसेस का आप इस तरह से लिख दोगे ऐसे, और फिर फॉस्फेट लिख दोगे, फिर बराबर एटीपी लिख दोगे आप। ठीक है, अब देखिए जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है द प्रोसेस इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है इन द सेल। हमारे सेल में जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, देन यूज दिस ओटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। तो इस प्रोसेस में ये यूज करती है सेल एटीपी को रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, वाटर को यूज करते हुए जब एटीपी जो लिंकेज है, जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है एटीपी के अंदर, क्या है? टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज किसमें है? एटीपी के अंदर। वो क्या ब्रेक होता है, तोड़ते हैं उसको, किससे? वाटर को यूज करके। तब द एनर्जी इक्वेलेंट टू, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इक्वेलेंट टू 330.5 किलो जूल या मोलिक्यूल, इतनी। तो ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके आ सकता है कि कितनी एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, किसके इक्विवेलेंट होती है, इसके इक्विवेलेंट होती है, वो रिलीज होती है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए, आप इसमें देखिए, थिंक ऑफ ए बैटरी, एक बैटरी के बारे में सोचिए जो प्रोवाइड करती हो एनर्जी, इसके लिए फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस, कई तरह के यूजेस के लिए वो एनर्जी को क्या करती है? प्रोवाइड करती है एक बैटरी। ठीक है, इट कैन बी यूज टू ऑप्टेन मैकेनिकल एनर्जी, और इस बैटरी से मैकेनिकल एनर्जी भी ऑप्टेन प्राप्त कर सकते हैं, लाइट एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और तरह की इस तरह की एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स, हमारे सेल्स में ओटीपी वो यूज किया जा सकता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हम मांसपेशियों को सिकोड़ने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेज, जो नर्वस, जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो संकेत होते हैं ना, उसको नर्वस इम्पल्सेज, उसको कंडक्ट करने के लिए, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम ओटीपी को यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा नीचे डायरी में, आप ऊपर देखिए, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ये इमीडिएटली यूज होती है किसमें? टू सिंथेसाइज मोलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ठीक है, एटीपी, जो कि प्री एटीपी किस यूज होती है? ये यूज टू फ्यूल, फ्यूल मतलब एनर्जी देने के लिए, ऑल अदर, या ईंधन देने के लिए ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। ये है इसका बेसिक।
सेलुलर रेस्पॉन्स रेस्पिरेशन हुआ, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई इमीडिएटली इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मोलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, ये बनाया जाता है। फिर एटीपी को किसमें यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। ठीक है, तो इन दीज प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेसेस होती हैं, इसमें जो एटीपी है ये ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर क्या देता है, गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, जो ड्राइव करता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, जो इस सेल के अंदर घटित होती है, टेकिंग प्लेस। तो हुआ क्या, अपना जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, इससे एक एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अभी ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मोलिक्यूल एटीपी। देन अगेन दिस एटीपी ब्रेक डाउन इनटू फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर क्या देता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है ये। ठीक है, और फिर ये एनर्जी किस काम में आती है, ये ड्राइव करती है जो भी एंडोथर्मिक, ये देखो आप, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है सेल के अंदर। ठीक है, ड्राइव एंडोथर्मिक का मतलब आपको पता है, रिएक्शन विच एब्जॉर्ब द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन सेल, ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम ये देखें, देखो फिगर आप देखिए, ये फिगर 6.8 देखिए आप, ये क्या कह रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, बाय वेरियस पाथवेज। तो इसमें हम देखेंगे अपना ये ग्लूकोज है, तो ये इसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो इसे टूट रहा है ना, तो पाथवेज कौन कौन से थे, 3 पाथवेज है, 3 एरो दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब देखिए जो साइटोप्लाज्म है, इन साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को देखिए कितनी अच्छी बात है, देखो 6 ग्लूकोज क्या होता है, होता है 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, C6H12O6। तो 6 कार्बन, ये देखो 6 कार्बन, एम आई राइट। ओके, तो 6 कार्बन है, और ये किसमें, साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म आप दिखाया हुआ, जब देखें पिक्चर में दिखा दूँ, साइटोप्लाज्म के अंदर ये। अच्छा, अभी देखो होता क्या है, इससे इसका ब्रेकडाउन बता रहे हैं हम। तो ये किसमें ब्रेक हुआ, ये पायरुवेट क्या होता है, एक इसमें, इससे क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट में क्या होगा, 3 कार्बन मोलिक्यूल और एनर्जी आपको इसमें मिलेगी जब इसको ब्रेकडाउन होता है। फिर जो आपको जो पायरुवेट है, इस ये इसके 3 पाथ है। फर्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो ये जो ईस्ट होते हैं ना, ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये जब ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट ईस्ट में, तो क्या बनेगा, इथानॉल। ठीक है, इथानॉल क्या है, हमने पढ़ाया था चैप्टर, उसमें चैप्टर कौन सा था, केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको। ठीक है, तो इथानॉल में ब्रेक होगा ये, और कार्बन डाई में ब्रेक होगा, और एनर्जी भी आपको इसमें मिलेगी। तो इथानॉल क्या है, 2 कार्बन मोलिक्यूल है इथानॉल। तो इथानॉल और इथानोइक एसिड, इथानॉल किसको बोलते हैं, इथानॉल, और एक इथानोइक एसिड हमने 2 पढ़े थे। ठीक है, तो इथानॉल का कॉमनली नेम तो इथानॉल है, या इसको क्या बोलते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल, वो है ना इथाइल अल्कोहल। तो इथानॉल क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और इथानोइक एसिड क्या है, इसका फार्मूला याद है इथानॉल का, शायद वो ये था फार्मूला, CH2CH3OH। ठीक है, तो इसमें कार्बन के देखिए कितने का मोलिक्यूल, 1 2 2 है इसमें, इसलिए 2 कार्बन मोलिक्यूल इसको बोलते हैं। इसका दूसरा फार्मूला मैंने इस तरह से बताया था आपको, याद हो तो C2H5OH, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इथानॉल इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो कार्बन के 2 मोलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल है। ठीक है, इसलिए 2 कार्बन मोलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इसमें आपको मिल रही है। ठीक है, और जो दूसरा पाथ भी है, ये क्या है, इसमें भी क्या, लेक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और ऊपर वाले में एब्सेंस होती है, ईस्ट वाले केस में। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ये कहाँ होता है, ये वाला पाथ भी कहाँ होता है, हमारी मसल सेल्स में होता है। मसल जो सेल्स होती हैं, उसमें जो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें लेक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। अब लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड है ये 3 कार्बन मोलिक्यूल। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला लैक्टिक एसिड का, उसमें पक्का सी के 3 मोलिक्यूल होंगे ऐसे। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अभी बताते हैं आपको। जो आपका लैक्टिक एसिड है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मोलिक्यूल है, देखो कार्बन के 3 मोलिक्यूल इसके अंदर, कार्बन के। ठीक है, और आप इधर देखिए ये ग्लूकोज का, इसमें C6 है, H12O6, मतलब इसका हाफ इधर हो गया इसमें। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब याद करने के लिए बताऊँ दोस्तों, देखो इसका फॉर्मूला याद करने का, लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा C3H6O3। तो ये क्या आपका लैक्टिक एसिड, तो इसमें कार्बन के कितने मोलिक्यूल है, 3। तो ये जो हमारी जो मसल सेल्स होती है, उसमें जो ब्रेक डाउन होगा इसका ग्लूकोज का, तो हमें आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब तीसरा पाथ भी देखते हैं, देखो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये वाली प्रोसेस किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, और हमारे जो मसल सेल्स हैं उसमें जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ लेक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों जो पाथवेज हैं, पाथवेज नंबर 2 और पाथवेज नंबर 3, ये तीनों हमारी बॉडी में होते हैं, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये होता है ईस्ट में। ठीक
ठीक है। ईस्ट क्या होता है आपको पता है, ईस्ट जो अपन ये ब्रेड और ये जो भी पिज़्ज़ा के बेसिस वगैरह जो बनाते हैं, या आप क्या बोलते हैं उसको, पाव वगैरह बनाते हैं, उसमें ईस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट ये हो गया, याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए थर्ड वाला जो पाथवे है जिसमें ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होता है, उसमें क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनती है। तो आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ब्रेक डाउन जो होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज क्या क्या बनाता है, तो ये हो गया। तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा उसमें ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, या इनमें से कोई नहीं से आ सकता, तो ये आप कर सकते हैं। और जो हमारी मसल सेल्स होती है ना, मसल सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के लिए चाहिए कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, लेक ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। और बनाता क्या है, लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं, यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला को याद है, और ये 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो ये देखो, एक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, किसमें, एरोबिक प्रोसेस में, तो ये जो एनर्जी होती है, इट इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन द अनएरोबिक प्रोसेस। तो एनारोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है एरोबिक प्रोसेस से। ठीक है दोस्तों, अब अपने नोट्स में आते हैं। रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन मैंने बता दिया, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। ड्यूरिंग दिस द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। ठीक है, एटीपी के लिए हम उधर गए थे इस पेज में, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन अकर्स बाई 2 वेज। ओके, कौन कौन से, पहला देखो आप, तो अवेलेबिलिटी के आधार पर भाई ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। पहला जो होता है वे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि तभी होगी, अकर होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी होती है एनोरोबिक, एनोरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने बताया था इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी जो है ग्रेटर किस में होगी, इसमें होगी, इससे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने बताया था, उसमें हमने बताया था, फिर रिपीट करेंगे कि जो ग्लूकोज होता है, जो क्या होता है, 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, जब ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो इसके कितने पाथवेज हैं, 3 पाथवेज हैं, 1 2 3। तो उस पाथवे से पहले देखो, ये जो ग्लूकोज जो है ये किसमें है, साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में तो क्या होगा, इसका बनेगा पायरूवेट, पायरूवेट बनेगा, जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल है और एनर्जी मिलेगी। अब ठीक है, पायरूवेट। अब देखिए पहला, ये देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जो मैंने बताया था ये ईस्ट में होता है। इसमें क्या होता है, इथानॉल बनता है, इथानॉल इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसका फार्मूला मैंने बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। इसका होता है CH2CH3OH। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको C2H5OH। तो ये कार्बन कितने मोलिक्यूल है, 2 मोलिक्यूल है इसमें। ठीक है, तो इथानॉल क्या है, 2 कार्बन मोलिक्यूल है। दूसरा होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की कमी में। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये होती है हमारी मसल सेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एक लैक्टिक एसिड में टूटता है और एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6 की जगह आ जाएगा उसका हाफ 3, और H12 में 12 का हाफ हो जाएगा 6, और O का 6 है, उसकी जगह आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कार्बन कितने मोलिक्यूल है, 3। तो ये 3 कार्बन मोलिक्यूल है। फिर तीसरी होती है जो रिएक्शन होती है, इसकी जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, वो होती है माइटोकॉन्ड्रियम होती है। तो यहाँ जो होगी होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस होगी, दैट इज आप इसको बोल सकते हैं ये एरोबिक है, AERO, एरोबिक प्रोसेस एक तरह की। तो एरोबिक प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो ईस्ट में होती है ना, एब्सेंस में अनारोबिक, तो AN। ठीक है, फिर AEROBIC, देखो BIC, तो एरोबिक के आगे एन लगा तो अनारोबिक हो जाएगी। ठीक है, इसमें होती है। तो ये क्या था, ब्रेक डाउन था किसका, ग्लूकोज का वेरियस पाथवेज में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। जो आपके जो फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उनसे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, वही प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में, देखो प्लांट्स जो रेस्पायर किससे करते हैं, किससे सांस लेते हैं, स्टोमाटा, बताया था मैंने। लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टेम के ऊपर, जो तना होगा ना पौधे का, इसमें होती है लेंटिसेल्स, तने के ऊपर लेंटिसेल्स होती हैं। ठीक है, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन रूट्स। तो प्लांट्स के रेस्पायर लेने के, रेस्पिरेशन जो करते हैं, एक तो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, और लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स जो प्रेजेंट स्टेम पे। ठीक है, एक तो आप ये मान लो। और दूसरा किसके थ्रू करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन रूट्स, रूट्स में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू भी ये रेस्पायर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इससे पहले मुझे देखते हैं कवर हो रहा नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है। नेक्स्ट लीव्स में, इन लीव्स कैसे होती है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ। ओके, फ्रॉम वेयर, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर।
जो लीफ होती है उसमें जो सेल्स होती है, ठीक है, उस सेल्स में जो स्टोमेटा होता है, जो पोर्स होती है ना, छेद होते हैं, इनके थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज बोले तो बाहर निकलती है, ओके। और इन्हीं से के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती ही नहीं। तो वही रेस्पिरेशन प्लांट्स। सो द रेस्पिरेशन प्लांट्स, यू नो दैट जो प्लांट्स रेस्पिरेशन जो करते हैं अपना, किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा, यू नो स्टोमेटा जो अर्लियर हमने बताया था कि उसके जो लीव होती है, लीफ होती है ना, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके अलावा लेंटिसेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, और थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन रूट्स, रूट्स जो होती है ना, रूट्स लीफ तो होती है, उसके अलावा जो रूट्स होती है वहाँ भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, गैसेज का। कौन सी गैसेज, O2 एंड CO2 का। O2 CO2 कहाँ होता है, कब होता है, देखो अब हम ये देखेंगे CO2, हम लोग ये कहते हैं कि जो ट्रीज होते हैं, ये ट्रीज होते हैं O2 छोटे, ऐसा नहीं है, CO2 भी छोड़ते हैं भैया। इसलिए कहते हैं रात के टाइम में पेड़ के नीचे कट्टियाँ मत डालो, नहीं सोना चाहिए रात में, रात को जो पौधे क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। और ये तो होगी नाइट, होगी आपकी नाइट टाइम में, ठीक है। और डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में निकालते हैं बाहर, O2 निकालते हैं, तो आप डे टाइम आराम से खुले हवा में घूम सकते हैं बड़े मजे से हंसते हुए, ठीक है। अब क्यों, वाई, क्वेश्चन इज वाई। सी, आप सभी को पता है कि जो पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट चाहिए, रात को तो सूरज उगेगा नहीं पौधों के लिए। तो नाइट में क्या होता है, CO2 जो गैस होती है, इसको एलिमिनेट करना ही मेन प्रोसेस होती है इनकी। सो द एलिमिनेशन ऑफ CO2 इज द मेजर प्रोसेस इन नाइट टाइम। एंड इन डे टाइम में क्या होता है, जो CO2 होती है वो खाना फोटोसिंथेसिस की जो इनकी प्रोसेस होती है उसमें काम में आ जाती है, ठीक है। और जब निकलती क्या है, फिर बाद में फोटोसिंथेसिस होता है तो फिर O2 निकलती है, O2 को स्टोर करते हैं, नहीं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये है, तो इसको हम कहते क्या है, देखो इसको और थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्स में देखेंगे, देखो। तो ये जो इसमें जो होता है ना डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, किसका, गैसेस का, या गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो डिपेंड किस पे करता है, एनवायरमेंट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। एट नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ओके। सो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, ये चलती रहती है रात को। ड्यूरिंग डे क्या होता है कि CO2 जो जनरेट होती है रेस्पिरेशन में, तो वो किसके लिए यूज अप हो जाती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए हैंस, इसलिए देयर इज नो CO2 रिलीज, इसलिए डे टाइम में नो CO2 रिलीज, रिलीज नहीं होती दिन में सिर्फ O2 ही रिलीज होगी बाहर एनवायरमेंट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये अपना ये हो गया। नाउ shall study the respiration in aquatic animals and respiration in human beings। तो सबसे पहले हम एनिमल्स का देखते हैं। एनिमल्स, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक विच लिव इन वाटर, और सेकंड होते हैं टेरेस्ट्रियल, TERES, जो जमीन पे घूमते हैं, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, ये देखिए। एनिमल्स इवोल्व डिफरेंट ऑर्गन्स टू अपटेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। बहुत सारी ये अपने डिफरेंट ऑर्गन्स अपने विकसित कर लेते हैं एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के अलग अलग होते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन को अपडेट करने के लिए, और जो CO2 होती है उससे बचने के लिए, ठीक है, इससे छुटकारा पाने के लिए। जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, ये दिस कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, दैट इज जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी उसको ये यूज करते हैं। इसके लिए मैं हल्का सा बताता हूँ आपको, ये देखिए, एक फिश का बताता हूँ मैं, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये फिश बना दी मैंने। जिसका मुंह होता है, आप देखना, देखो आप फिश देखना, बार बार मुंह खोलती है ना, जितनी बार मुंह को ओपन करेगी और क्लोज करती है, जो पीछे की गिल्स होती है ना, आइज के पीछे गिल्स होती है, वो भी ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो होता क्या है, एक्चुअली ये वाटर को लेती है अपने मुंह में, और पीछे गिल्स से निकालती है उसको। तो गिल्स से जो निकालती है, तो गिल्स क्या करती है, उसमें जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है, जो इसके जो गिल्स में जो इसकी वो होती है ना, ब्लड जो है, ब्लड ऑक्सीजन को जो डिजॉल्व होती है वाटर में उसको ले लेती है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसमें, ओह सॉरी, ठीक है। अब देखिए, सिंस चूंकि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, जो वाटर में जो ऑक्सीजन होगी, जो पानी में घुली हुई है, डिजोल्व है, वो फेयर काफ़ी कम होती है किसकी तुलना में, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, मतलब एनवायरमेंट में। इसलिए रेट ऑफ जो ब्रीदिंग होती है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, मतलब जो जल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वाटर में एज ए डिजोल्व ऑक्सीजन के तौर पे वो काफ़ी कम होती है। एनवायरमेंट में खूब सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो उनको फास्ट ब्रीथ करना होता है, तो इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है, किसकी तुलना में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की उसमें। अभी देखो फिशेज हैं, टेक वाटर थ्रू दियर माउथ एंड फोर्स इट फास्ट, इसको जोर से निकालती हैं। द गिल्स, गिल्स के थ्रू इसको बाहर तेजी से निकालेगी पानी को। वहाँ क्या होता है, जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है ना गिल्स में, वो ब्लड के द्वारा ले ली जाती है। इस तरह से ये जो है अपनी ऑक्सीजन करती हैं। अब देखिए, जो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, मतलब एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेंगे, किसके लिए लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं
बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में होता है। मतलब जो सरफेस एरिया है एयर के टच में रहता है एकदम सरफेस एरिया। तो ठीक है, इसको ये क्या करती है, इसको इंक्रीज करता है। वो स्ट्रक्चर जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है, इनका जो भी ऑर्गन होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो इस सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और ये सरफेस एरिया वो होता है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट टच में होते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज जैसे हो सके। ठीक है, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हैज टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस। और जो गैसियस एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है। तो ये जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही वेरी फाइन होता है, बहुत ही महीन बारीक होता है और डेलिकेट, बहुत नाजुक होता है। इसलिए यूजुअली ये बॉडी के अंदर ही प्लेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आधा मोस्ट होता है एक्टिविटी का आ गया सारा। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बींग्स में एयर जो है बॉडी के अंदर कहाँ किसके थ्रू आएगी, नॉस्ट्रिल्स, नथुने, अपने नाक के थ्रू। ठीक है, हम मुंह से सांस ले लेते हैं, ठीक, यस। और यहाँ से नथुने कहाँ जाती है, एयर कहाँ पास होती है, थ्रू द फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, लंग्स में जाती है। ठीक है, और लंग्स में क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्राकिया में। ट्राकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो ये इंश्योर करती है कि जो एयर पैसेज है वो कोलेप्स ना हो। क्या, ट्राकिया, ट्राकिया के अंदर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये इंश्योर करती है कि जो एयर पैसेज है जिसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, वो कोलेप्स ना हो। ये किसका काम है, रिंग्स ऑफ कोलेप्स। ये रिंग्स ऑफ लॉर्ड्स नहीं है, रिंग्स ऑफ लॉर्ड्स की मूवी सुनी हुई हॉलीवुड की, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि ट्राकिया के अंदर होती है और ये इंश्योर करती है कि एयर पैसेज कोलेप्स ना हो। अब देखिए विद इन लंग्स क्या होता है, लंग्स के अंदर क्या होगा, जो ब्रोंकी है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अभी पिक्चर दिखाएंगे ब्रोंकी है वो। ब्रोंकी बोले तो आप इसको ब्रांच से समझ सकते हैं, ब्रांच ऑफ हो जाती है इस तरह से, है ना। अब मैं दिखाता हूँ फिगर में, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं अल्वेओली। ठीक है, अल्वेओली। देखो ओला, ओला से बना दो आप ओली, ओली। ठीक है, तो अल्वेओली, तो अल्वेओली क्या होते हैं, बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसके एंड्स होते हैं, वो जो ब्रोंकी की जो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स होती है ना उनके एंड्स होते हैं, तो अल्वेओली बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अल्वेओली दिखाते हैं आपको, ये रहे देखो अल्वेओली, ये ना ये क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, BALLON, बैलून लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो अब ब्रोंकी कौन सा, ये रहा ब्रोंकी, ब्रोंकी में ब्रांच देखो एक, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये ब्रोंकी देख रहे हो, ये दो ब्रांच हो गई। अब ये जो ब्रोंकी है इट टर्मिनेट्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, इधर ट्यूब सी, स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब सी, और इसका जो एंड होता है ना ये वो ये है, देखो वो ये है, ये क्या है, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकी से ही ब्रोंकियोल्स बना है। ठीक, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स बना है। लेकिन इसके जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो लास्ट के जो है ये अल्वेओली, तो इनका क्या काम है, क्या काम इनका, अल्वेओली क्या करती है, ये करती क्या है, ये देखो अल्वेओली क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ये बात कर रही थी ना कि इस तरह से वो काफ़ी नाजुक होती हैं सरफेस एरिया, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये वो जो इंक्रीज करती है उस एरिया को अपनी बॉडी में, ये है अल्वेओली है। ठीक है, क्यों करती है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स होती है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करती है, ये इसको उस सरफेस एरिया को अल्वेओली इंक्रीज कर देती है और वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कहाँ से होगा गैसियस एक्सचेंज, यहाँ से होगा गैसियस एक्सचेंज, यहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि बहुत एक वाइड एक बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, इसलिए इसको ये इस एरिया को ये बढ़ा देती है और गैसियस एक्सचेंज यहीं से होगा सारा, जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होगा ना वो यहीं से होगा सारा, अल्वेओली से। अब देखो आप वैन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर लिप्स, हमारी जो पसलियाँ हैं ये उठती हैं, एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, और हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब हम ब्रीदिंग लेते हैं ना तो ये देखो डायफ्राम ये मतलब इस समय तो ऐसे दिखा रखा है, लेकिन ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाता है सांस लेते हैं तो, और ये जो रिप्स हैं ये लिफ्ट ऊपर उठ जाती है, लिफ्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है, ऊपर हो जाएंगी, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और जो चेस्ट की जो कैविटी है ये बड़ी हो जाती है। जो चेस्ट की कैविटी है ना ये कैविटी जो ये पूरी कैविटी चेस्ट की है, ये मान लो ये सब ये चेस्ट की कैविटी है, ये बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से एयर इज सक्ड इन द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपांडेड अल्वेओली। तो इसकी वजह से जब सांस लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं तो ये जो अपना चेस्ट का जो है ये भी मतलब ऐसे फूल जाता है। ठीक है, और ये अल्वेओली भी क्या होता है, ये भी एकदम फूल जाती है, क्योंकि हमने ब्रीदिंग, हमने सांस लिया अंदर, सांस जब ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो स्वाभाविक इसको फूलना है, एक्सपांड होना ही है इसको। ठीक है, अल्वेओली एक्सपांड हो जाती है, एक्सपांड्स व्हेन वी ब्रीद इन, जब अंदर सांस लेते हैं तो। ठीक है, ये एक्सपांड हो जाएगी, आपकी जो लंग्स हैं ये एक्सपांड हो जाएंगे, जो ये आपका चेस्ट का जो पोर्सन है ये भी मतलब ऐसे हाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि अंदर सांस है, ऑक्सीजन है, सांस बोले तो O2 आपने भर रखी है अंदर, भरोगे तो भैया ऊंचाई होगा ना सब। अब देखो ब्लड जो ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी फॉर रिलीज इनटू अल्वेओली। तो ब्लड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से। ठीक है, उसको कहाँ छोड़ता है, अल्वेओली में। वो जो ऑक्सीजन होती है किसमें, अल्वेओलर में। ठीक है, अल्वेओलर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको ले लेती है ब्लड वेसल्स। ओके, टेकन बाय द ब्लड इन द
alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। ठीक है, अब देखो ये दिखाता हूँ आपको। अब आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि वो क्लियर समझ में आए। ये देखो, मैं कह रहा था दोस्तों, मैं कह रहा था देखो, जो ये अल्वियोलियन है ये क्या करती है ये, और ये दूसरा था अपना अल्वेओलर, अल्वेओलर ब्लड वेसल्स, जो अल्वेओलर ब्लड वेसल्स हैं, अल्वेओलर सैकी बोलते हैं, और अल्वियोली है। तो अल्वेओलर जो ब्लड वेसल्स हैं इसका काम देखिए, और अल्वेओली का काम देखिए इधर। ठीक है, अब ये देखिए, जो आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने ऑक्सीजन अंदर ली तो अल्वेओली क्या एक्सपांड हो गई, और डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। और हमारी जो रिब्स होती हैं ये लिफ्ट, मतलब ऊंची लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या क्या होता है कि जो रिब्स हैं ये लिफ्ट हो जाती है, डायफ्राम है फ्लैट हो जाता है, हमारा चेस्ट है ये क्या होगा, जब आप अंदर ऑक्सीजन लोगे तो जो चेस्ट कैविटी है ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आपने इंटेक ले लिया है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर गई है, फिर द एक्सपांडेड अल्वेओली। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर गई, अल्वेओली में ऑक्सीजन पर गई। ठीक है, अब देखो आप, ब्लड क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है हमारी बॉडी के अन्य हिस्सों से, और इसको अल्वेओली में रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ब्लड जो वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स, इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के और पार्ट से CO2 लेके आती है, CO2 लेके आती है, अल्वेओली में भर देती है। ठीक है, यहाँ ये यहाँ से था। और जो फिर जो अल्वे अल्वेओलर जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, इनमें क्या होती है, O2 होती है, और वो CO2 छोड़ देगी और O2 को ले जाएगी वहाँ से, और बॉडी के अन्य पार्ट्स में उसको सप्लाई कर देगी। ठीक है, तो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द अल्वेओली, ऑक्सीजन इन द अल्वेओलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड, अल्वेओलर से ऑक्सीजन ले लेती है ना, और जो अल्वेओलर जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है हमारी बॉडी की सेल्स तक। ठीक है, अब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसमें ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू टिश्यू, लंग्स ये लंग्स है, लंग्स से कहाँ तक ले जाएगा, टिश्यूज तक ले जाएगा, लंग्स टू टिश्यूज तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है ये हीमोग्लोबिन। लंग्स टू LT, लंग्स टू टिश्यूज, ब्लड को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन स्पेलिंग क्या है, देखो HA ही मो ग्लो GLOBIN, हीमोग्लोबिन इसको। ठीक है, अब आप देखिए, ये हम पूरा सिस्टम समझते हैं, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये हम देखते हैं। ठीक है, ये डायफ्राम मैंने बताया था, डायफ्राम उसमें भी है। ये रिब्स अपनी पसलियाँ हैं, ये अपने लंग्स है, इसके अंदर ये पसलियों के नीचे क्या है, ये जो पसलियाँ, ये यहाँ इसको लंग्स को समझाने के लिए यहाँ पसलियाँ नहीं दिखाई इस पिक्चर में, जिससे लंग्स के अंदर के सेवन दिखाई देंगे, ब्रोंकी दिखाई दे रही है, ब्रोंकी फिर ब्रोंकी नीचे आके क्या ये देखो है ना, ब्रोंकी पर और ब्रांच ऑफ हो जाती है आगे जाके ऐसे। इन्हीं का हिस्सा है अल्वेओली भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो अल्वेओलर जो सेक है ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राकिया है। ट्राकिया, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्राकिया। ट्राकिया का पार्ट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिंग से बनी रहती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ट्राकिया का पार्ट है कि आपका ये फेरिंग्स यहाँ है और लैरिंग्स यहाँ है, तो इसका पार्ट है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, मैंने बताया था, रिंग्स ऑफ लोड नहीं है, ये क्या करती है, ये हमारी जो एयर पेसेज है ना, ये एयर पेसेज इसको कोलेप्स होने से बचाता है ये। ठीक है, ये हो गया। तो इसको और हम यहाँ समझ लेते हैं, देखो बढ़िया में यहाँ समझ लो आप। ये हमारे लंग्स हो गए, ये रिप्स हो गई, ये पसलियाँ, ये डायफ्राम हो गया। ठीक है, और ये वो डायफ्राम जो कह रहा था ना अपना, जो एलिमेंट्री जो ग्लैंड आती है, एलिमेंट्री जो कैनाल आता है, फिर आपके दरवाजा से मिलता है, ये वही दरवाजा है ये। ठीक है, जिसको आगे अंदर जाता है, फिर यहाँ स्टोमिक बढ़ जाता है जाके, ये वही दरवाजा है ये। तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब देखो थोड़ा सा हम बुक की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। विद इन द लंग्स, लंग्स के ऊपर जो एयर पैसेज है डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ठीक है, एयर पैसेज डिवाइड किस में जाता है, ट्यूब्स में। कहाँ पर, लंग्स के अंदर, जो फाइनली टर्मिनेट होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको क्या कहते हैं, अल्वेओली। इसका सिंगुलर ये है अल्वेओलस। ठीक है, और ये प्लूरल है अल्वेओली। जो अल्वेओली क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। जो वाल्स है अल्वेओली की, ये कंटेन करती हैं या रखती हैं एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, या अल्वेओली की जो वाल्स होती हैं उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। जैसा कि हमने देखा है पहले की अर्लियर ईयर्स में कि जब ब्रीदिंग हम ब्रीदिंग करते हैं तो वी लिफ्ट आवर रिब्स, हमारे रिब्स को ऊपर उठाते हैं एंड फ्लेटन आउट डायफ्राम, है ना, डायफ्राम फ्लेटन हो जाता है। और जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी ये लार्जर हो जाती है, इसकी वजह से हमारी रिब्स क्या है, लिफ्ट होती हैं। डायफ्राम क्या है, फ्लैट हो जाता है जब अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होता है कि एयर इज सकड इनटू लंग्स, और इसकी वजह से जो एयर है ये लंग्स सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, भर लेते हैं अपने अंदर, है ना, सक कर लेते हैं एयर को, और फिल्स द एक्सपांडेड अल्वेओली, जो एक्सपांडेड जो अल्वेली है उसको भर देती है। तो ब्लड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्ट ऑफ बॉडी से लेकर आता है, उसको कहाँ रिलीज करता है, अल्वेओली में उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, क्या, ब्लड किसको, CO2 को रिलीज कर देता है, इसमें रिलीज कर देता है अल्वेओली में। और जो ऑक्सीजन है किसमें, ऑक्सीजन किसमें है, जो अल्वेओलर एयर में है। ठीक है, वो ये ब्लड जो वेसल से ले लेती हैं।
ठीक है, इसमें ले लेती है एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में, और इसको फिर ट्रांसपोर्ट कर देती है सेल्स ऑफ इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो जो हमारा ब्रीदिंग साइकिल जो होता है उसमें जब एयर को हम अंदर लेते हैं और बाहर उसको छोड़ते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब उसमें कुछ एयर रह जाएगी। आप लोगे सांस, और सांस आप लेते हो और सांस आप छोड़ते हो, उसमें कुछ जो है एयर उसमें रहती है लंग्स के अंदर। क्यों रहती है? सो देर ताकि देर इज सफिशियंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ताकि काफ़ी टाइम उसको मिल जाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास सफिशियंट टाइम इसको मिल जाए। इसलिए देखो, जब बॉडी साइज होती है ना एनिमल्स की, जब बड़ी होती है तो डिफ्यूजन जो प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर अकेला ऑक्सीजन की डिलीवरी को का ध्यान नहीं रख सकता है वो। ठीक है, डिलीवरी कहाँ करने के लिए? ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्सों में ऑक्सीजन की डिलीवरी करने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर अकेला काफ़ी नहीं है। इसके बजाय जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं, लेते हैं कहाँ से? एयर से लेते हैं। कहाँ के लिए लेते हैं? लंग्स के लिए। ठीक है, लंग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन लेके लंग्स में दे देते हैं, एंड लंग्स में ले जाएंगे उसको और कैरी करेंगे उसको टिश्यूज तक, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है जिन टिश्यूज में। किससे पहले? उसको रिलीज करने से पहले, रिलीज करने से पहले उसको कहाँ ले आएंगे? टिश्यूज में ले आएंगे उसको, टिश्यूज में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो विच विच हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी होती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत सारी, ये चाहेगा कि मैं बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ में, मतलब मैं दोस्ती करूँ, उसको अपने पास बहुत सारी ऑक्सीजन मेरे पास रहे, है ना। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन रखता है ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन लवर है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमारी हमारे लिए क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, तो दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, तो जो आरबीसी होता है ना रेड ब्लड कॉर्पल्सेस में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है ना कि ऑक्सीजन में इतनी, इसलिए मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। वाह, कितनी बढ़िया बात कही है। जो CO2 होता है वो हमारे जो ब्लड होता है ना उसमें डिजोल्व फॉर्म में ही ये ट्रांसपोर्ट होता है CO2। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ मोर सोल्यूबल, इट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाटर में ज़्यादा घुलता है ना कि ऑक्सीजन में, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में करेंगे ये जो, इसको हम स्टडी करेंगे, वाई स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए क्यों इंजूरियस होती है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट में। और क्या जानेंगे इसके अलावा? ये जो ये है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे, इन दोनों पॉइंटों को, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा।